गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कभी कभी मन नहीं लगता है। कभी कभी लगता है कि जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी कभी लगता है कि यार दुनिया में इतने सारे लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, मेरा काम का कुछ वैल्यू है कि नहीं है। कभी कभी लगता है कि दूसरा कितना आगे निकल गया है, मैं कितना पीछे रह गया हूँ। कभी कभी लगता है कि क्या ऐसे ही सब कुछ चलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। कभी कभी लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये जो ख्याल है ना, ये हर आदमी को आते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। कोई भी ऐसा नहीं। और ऐसे ख्याल का आना बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जब आप मालूम है, जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं ना, किसी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो दो ही बातें होती हैं। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी सब बातें खाना पूर्ति, वो रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक जैसा है। सच तो वही है, यस और नो, अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। तो मन में असफलताओं को लेके, नहीं मिलने को लेके शक शुबा बना रहेगा। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पहले घबराता ना हो। यार बताऊं, सच कहता हूं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं आपसे, एकदम दिल से बात कह रहा हूं। आज भी जब मैं क्लास में इतने साल पढ़ाने के बाद, आज भी जब मैं क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड करने जाता हूं, लाइव सेशन लेने जाता हूं, या क्लास में पढ़ाने जाता हूं, जैसे फिजिकल सेंटर था अपना अपना है, मतलब भोपाल में हमने पढ़ाया ग्लेटर बैच 1 को, तो थोड़ा सा धुक धुक होता है, थोड़ी सी हल्की सी बेचैनी होती है। ये नहीं कि आता नहीं है इसलिए होती है। परफॉर्मेंस को लेकर कि क्या मैं आज कल से अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। मुझे ध्यान है कि जब मेरे पैर में लग गया था, कुछ चोट लग गई थी मुझे, भोपाल के ग्लेटर बैच की मैं क्लास आया था, है ना, काफ़ी मेरा पैर दुख रहा था। और तो मैंने एक बड़ा स्टूल भी वहाँ रखवाया था कि क्लास में कि मैं कभी बैठ सकूँ उस पर मैं, है ना। तो मैं यही सोचा था कि मैं जब पैर मेरा दुख रहा है, क्लास में जाऊंगा तो क्या बच्चों को मैं उतना अच्छा दे पाऊंगा जैसे मैं रोज पढ़ा रहा था उनको। क्या वो डिजर्व करते हैं कि थोड़ा सा क्वालिटी लो हो? नहीं, नहीं डिजर्व करते वो तो बेहतर ही डिजर्व करते हैं, तब तो आपके पास फिजिकली पढ़ने आए हुए हैं। 1.5-2 घंटा खड़ा रहकर स्टूल पर बैठे बगैर पढ़ाया मैंने। अमर सर अपनी गाड़ी से गिर गए थे, टू व्हीलर, मैं मना करता हूं उनसे, लेकिन उन्होंने टू व्हीलर चलाया, कहीं गिर गए वो, है ना, लग गया उनका, काफी पैर में चोट लग गई उनको, ठीक है। हेलमेट पहने थे तो सिर में नहीं लगा, पूरा नोचा हुआ था, पूरा पूरा। हील होने में 1 महीना लगा, पर मानना पड़ेगा सर के करेज को। लास्ट क्लास थी ग्लेटर बैच की, आखिरी आखिरी क्लास थी ग्लेटर बैच की। चोट लगी थी 1 दिन पहले, भयंकर सूजन आई हुई थी हाथ पैर में। हाफ पैंट पहन के क्लास में आए कि चोट लगी थी, मुझे तो उसके बाद या पहले, और पढ़ाया। क्लास लेके आए मेरे पास आके, बोले सर मुझे थोड़ा जल्दी निकलना, आज निकल जाए, आप कोई काम तो नहीं बताइए मेरे को। मैंने कहा नहीं सर, आप आपकी मर्जी, आपका ऑफिस है, आप निकल जाइए। जब आपके अंदर मालूम है, आपके सामने एक मंजिल टारगेट होता है, तो कोई भी चीज आपको झुका नहीं पाती है, होता है ऐसा। कल मैं देख रहा था कि कई 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 लोगों के मन में कितनी नफरत भरी होती है। मैं कल देख रहा था, एक वीडियो डाला मैंने कि संजय सर जो है वो उनका ऑपरेशन शायद, उनको कल पूरी जांचें थी उनकी, आज ऑपरेशन में को गए हैं। सुबह 2:30 बजे सर का मैसेज आया था, किसी ने लिखा कि आप सर से फोन पर बात नहीं करते हैं, आप उनको कम समझते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, आप ये हैं। उसको क्या पता, उसको जब वो पैदा नहीं हुआ था ना, जब वो छोटी निक्कर में पहन के घूम रहा होगा ना संजय सर, तब से मेरे साथ है। वो बड़े भाई जैसे हैं। वो भाइयों में भी कभी कभी बात नहीं होती है। संजय सिंह सर जो है गीतेंद्र सिंह सर के बड़े भाई हैं, ठीक है। हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं,
हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होता है। वो मेरे साथ कब से हैं? 2001 से मेरे साथ है। 2001 नहीं, बल्कि 2000 बोलूंगा, सन 2000 से मेरे साथ है वो। 24-25 साल होने आया। हम लोग पहले एक इंस्टीट्यूट में भी साथ में, मेरा ही इंस्टीट्यूट था, उसमें सर भी आके केमिस्ट्री पढ़ाए हैं। 10 बच्चों को हम लोगों ने बगैर पैसे के पढ़ाया, 10 के 10 सिलेक्ट हुए मेडिकल में। तो जिसने भी वो कमेंट लिखा है ना बड़ा खराब, जिसको हमारी टीम ने हटाया, बेटा तू पैदा भी नहीं हुआ था, तू चड्डी पहनना भी नहीं सीखा होगा। मैं खुल के बोल रहा हूं। जब तू नग्न अवस्था में घूमता हो, छोटे बच्चे घूमते ही यार, 1 साल के बच्चे, तब से वो मेरे मित्र। तो मेरे और उनके संबंधों पर टिप्पणी करने का हक तुमको किसी ने दिया नहीं है। सामने आए ना, मार मार भूत बना दूंगा, ठीक है? यदि तुमने डिसरिस्पेक्टफुल बात मेरे या संजय सर के बारे में बोली, ठीक है ना? वो पीछे कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन सामने बेटा जिस दिन आए ना, उल्टा लटका दूंगा, याद रखना, ठीक है? मतलब ये जो है ना, मतलब जो कह रहा हूं, मतलब कह रहा हूं, ठीक है? तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतने खार खाए, इतने नफरत से भरे बैठे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि किस पर टिप्पणी कर रहे हो। तुम मेरे को बुरा भला बोलो, मेरे को जो बोलना बोलो, पर सर के बारे में तुम, और सर के और मेरे संबंधों के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तुम्हें मालूम क्या है ना? खैर जो भी है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो संजय सर का ईश्वर करे कि सब कुछ बेहतर रहे उनका, है ना? दिल्ली मैक्स में है सर, ठीक है? और जब सर का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं मिलने भी जाऊंगा सर से। अभी पूरी फैमिली उनके साथ में, बच्चे उनके डॉक्टर हैं, सब कुछ। ऐसा नहीं है बेटा, क्या है कि, है ना, मैंने पहले भी कहा ना कि कभी कभी परिवार में भी जो है लोग बात नहीं कर पाते हैं, पर क्या होता है कि जो दिल का कनेक्शन होता है ना, वो हमेशा रहता है। मैं बता दूं आपको कि जो है लाइफ में कई बार क्या होता है, आपको बहुत, मतलब शायद मुझे लगता है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ चंक ऑफ 2-3-4 लोगों का या स्पामर का चंक है जो टारगेट कर रहा है इस समय मुझको, ठीक है ना? वो हर लाइव सेशन में आके स्पामिंग करते हैं, हर वीडियो पे स्पामिंग करते हैं। वो हैटर्स का ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसको किसी और इंस्टीट्यूट ने हमारे पीछे लगा रखा है स्पामिंग करने के लिए, डिफेम करने के लिए। तो ऐसे लोगों से बचिए। को कारण क्या है कि ये बहुत, सोशल मीडिया बहुत ही वल्नरेबल चीज है, ठीक है? यहाँ पर जो है वो आदमी जो है कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, ऐसा है कि मेरे जो जितने बच्चे मेरे कमांड सेंटर में आए थे ना, सबको बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक डिसिप्लिन में रहने की आवश्यकता थी। मैंने, मालूम है क्या हुआ इस बार? मैंने उन सारे लोगों को जमकर लताड़ा। जैसे मैंने अभी बोला ना, गुस्से में बोला मैंने कि मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा कि मैंने जमकर लताड़ा, कारण ये है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको विद्या की अर्थी बनाने का कोई राइट नहीं मिल गया है। आप विद्या की अर्थी नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं आप? आपको एक विद्यार्थी के समान समर्पित करना पड़ेगा, अपने गुरु के सामने आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, तो ही सीख पाओगे। आपके पास खुद की होशियारी है तो आप मेरे से सीख नहीं पाएंगे कुछ भी। आप, मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो लोग सीखने आए हैं और जो पैर 10 बार छूते हैं, 10 बार पैर छूते हैं, लेकिन दिल के अंदर रिस्पेक्ट उनके नहीं है। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो शायद मुझे नमस्कार भी ना करें, लेकिन दिल में उनके मैं रहता हूं। आई रिस्पेक्ट दोज गाइज। मुझे वो बच्चे चाहिए जिन बच्चों के पास में ये हो कि सर हम आपके पास आ गए, आप जैसा बोलोगे करेंगे। समर्पित, पूर्ण समर्पण चाहिए। आधे समर्पण से काम नहीं बनता बेटा, ठीक है? तो अप्स एंड डाउन का होना, मन में अच्छा ना लगना, बुरा ना लगना, गुस्सा आना, खुश रहना, सब चीजें मानवीय भावनाएं हैं, और वो ऐसे ही है। आपको इतना आपको समझना है कि कुल योग, टोटल एवरेज ऑफ ऑल एफर्ट्स ज्यादा होना चाहिए। जो टॉपर है ना, टॉपर भी कभी कभी परेशान होता होगा। अरे टॉपर कोई अलग अलग दुनिया से थोड़ी ना आया है, हमारे आपके बीच ही। तो घबराइए मत। मैं आज भी मैं चिंता में रहता हूं हर क्लास के पहले कि मुझे ठीक कल से बेहतर करना है। मुझे ध्यान अच्छे से कि जब मैं 1998 में 1998 में पहली बार में एक
शैल दीदी और मेरे संबंध भी बहुत पुराने हैं। कई लोग जब शैल दीदी को लेकर कुछ कहते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पता चलता नहीं कि कौन है, कहां से है, सिर्फ एक नाम लिखा होता है और कमेंट करा होता है आदमी ने। ठीक है, सामने आए तो कम से कम 5-10 करोड़ का डिफेमेशन केस लगाएंगे, 2 पीढ़ी निकल जाएंगी। सामने कौन आता है यार सामने। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो है, तो शैल दीदी उस समय विदिशा में मैं पढ़ाया करती थी, तो मुझे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो वो उनकी मैरिज होने वाली थी और वो उस समय पीएससी में सेलेक्ट भी हो चुकी थी। वो है ना, बॉम्बे, जिया जी इंजीनियर थे बॉम्बे में, देवासी जिया जी। कई बार आपने देखा होगा कुछ कुछ गाने आते हैं उनमें वो गा रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर हैं। तो उनकी क्लास, उन्होंने कहा कि कुछ बचा है गीतन पोर्शन, क्या तुम कर लोगे? तो मैं गया क्लास में, देखा 30-40 बच्चे बैठे थे क्लास के अंदर। सीरियसली क्लास में एंटर किया, किसी की तरफ देखा नहीं, बोर्ड की तरफ देखा। जब देखा बीपी हाई हो गया, घबराहट हो गई, बाहर आ गए। मम्मी से आके बोला मम्मी नहीं कर पाऊंगा मैं। मम्मी ने कहा बुला लिए, इनका क्या करो, मना कर दूं क्या जाके? मैंने कहा नहीं जाता हूँ 5 मिनट। तो पानी पिया, सोचा, हिम्मत दी कि नहीं देखूंगा किसी की तरफ, बोर्ड की तरफ देख के पढ़ाऊंगा। घुसा, बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा दिया। क्लास जब खत्म हुई, बच्चों ने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। और वो समय की बात है 98-96, मतलब मैं हो रहा होगा 19 साल का, 19 या 20 साल मतलब रहता है। सिलेक्ट हुआ था यार, तो 96 तो मेरा बैच था। हाँ, अभी तो मैं आधा बूढ़ा हो गया हूँ भाई। तो उस जमाने में तो कक्षा में सामने क्लास में लड़कियां वड़कियां बैठी थी। अपन तो बॉयज स्कूल के पढ़े, कभी बात भी नहीं करते थे किसी से। ठीक है, वो पढ़ा रहे हो और आपकी कई ड्रॉपर होते हैं, उम्र भी आसपास आपके। तो एक अलग अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन एक बार जब घुस गए तो घुस गए। क्या वो ओखली पर सर दिया तो क्या डरना मूसल से, बात खत्म हो गई। फिर स्टोरी उसके आगे बढ़ गई, बच्चों ने बोला क्रैश कोर्स, ये वो, बच्चे सेलेक्ट हो गए, मेरिट में आ गए बच्चे, नाम हो गया, वो तमाम कहानी चलती रही। सोचिए, जब मैं बिल्कुल पीक पे था अपना, तब मेरा यूपीएससी भी निकला करियर। मेरे पास एक बैच में 700 बच्चा, बड़ा हॉल था। मैं सोचता हूँ कितना बड़ा अन्याय था उन बच्चों के साथ। 700 बच्चा एक साथ बैठा है, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, और वो उस समय तो स्क्रीन भी नहीं होती थी, और माइक वो लगाए हुए हैं, और 4 बाउंसर क्लास में खड़े हुए हैं। 700 बच्चा एक साथ, ऐसे 3 बैच। फिर यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का एग्जाम, वो भी निकाला। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ अलग बात है, प्री निकाला, मेंस निकाला। जब सब कुछ था, फिर एक दिन लगा मन को कि यार एमबीबीएस के बाद पीजी कहीं छूट गया है पीछे। जब पीजी सब छोड़ के, एक झटके में सब छोड़ के, सारे लोग बोले क्या कर रहा, पागल हो गया, इतना सारा पीजी कर लिया, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया, 2 साल पूरा एक्सक्लूसिव दिया, सरकारी नौकरी ज्वाइन किया, सब कुछ किया। 100 पेशेंट की ओपीडी, भोपाल के अंदर चलता ओपीडी। वाइफ का ट्रांसफर बॉम्बे हो गया, सब छोड़ के आ गया, नौकरी सरकारी इस्तीफा दे के आ गया। यहाँ आया, अपना क्लिनिक खोला, यहाँ वीआईपी पेशेंट्स मिले, दिन का टाइम पढ़ाना शुरू किया। बस ऐसे ही बायोमेंटस बन गया। एक दिन आप में से किसी ने बोला कि अमर सर को बुला लो, उनको बुला, पूरी टीम बन गई। सब स्क्रिप्ट ऊपर वाला लिखता रहता है बैठ के, सारी स्क्रिप्ट उसके पास लिखी पड़ी है। मैं तो एक एक्टर मात्र हूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य नहीं, कर्म नहीं करूंगा, तो वहां पहुंचूंगा भी नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है कि कहां पहुंचेंगे आगे हम, बट आई हैव टू प्ले माई रोल। पीछे नहीं हटना है। तुम एक्टिंग नहीं करो, कोई और एक्टिंग करेगा। ईश्वर ने स्क्रिप्ट तो लिख रखी है, वो किसी एक्टर को तो वहां पहुंचना है। एक्टर रिप्लेस आते, रोल प्ले करना है, जो तुम्हारा रोल है तुम्हें प्ले करना है, मेहनत करनी है, और ऐसा होगा एक दिन। मत सोचो क्या होगा आगे, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से पीछे नहीं हट सकते। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डांटता हूं उसका बुरा मत माना करो, वो मतलब मेरा नेचर है। ठीक है, चलो बाय।